जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 7 संवैधानिक निकाय, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत जितने भी निकाय बने हुए हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग को समझना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का ये चैप्टर 42 है, 42वां जो ये चैप्टर है, जिसमें हम लोग को निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये हमारा पहला संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये है कि ये संविधान के द्वारा बनाया गया, संविधान में लिखा हुआ है उसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है इसका पूरा जिम्मेदारी होता है कि हमारा जो पूरे देश का जो सेंटर का जो भी चुनाव होता है और साथ में जो राज्यों में जो चुनाव होता है उसके लिए भी निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है। तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसे बनता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये एक स्थायी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या, अब संविधान के तरीके से बना हुआ है तो क्या है, इसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता भी मिला हुआ है और स्थायी रूप से भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए, इसका गठन जो है वो संविधान के द्वारा देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। जो संविधान का अनुच्छेद 224 है, इसको याद रखेंगे, ये चुनाव आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, ये सॉरी 324, ठीक है ना। तो ये 324 जो है वो उसमें संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन के लिए जो भी उसका निर्देश है, नियंत्रण, वो सारी चीज़ों का जिम्मेदारी इसी चुनाव आयोग का होता है। तो कई बार प्रश्न भी आता है कि जो निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव नहीं करवाता है, उसमें रहेगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और रहेगा ग्राम पंचायत का चुनाव। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक पॉइंट कि जो निर्वाचन आयोग होता है वो जो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के जो भी विधानमंडल का जो चुनाव कराना है वो कराता है, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए हम लोग पढ़े थे कि राज्यों में जो राज्य चुनाव आयोग है वो उसका राज्यों का एक तरीके से उसका जिम्मेदारी होता है। तो वो अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से उसका चुनाव करवाते हैं। जो ये इलेक्शन कमीशन है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, ये क्या है, ये नहीं कराता है। ठीक है, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों यानी कि दोनों के लिए एक समान है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होती है। संरचना यानी कि किस तरीके से बना हुआ होता है, किस तरीके से बनता है, उसमें कितने क्या लोग होते हैं, ये सारी चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से बहुसदस्य निकाय है। कई बार इस तरीके से प्रश्न आ जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये है बहुसदस्य निकाय है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक लोग हैं इस निर्वाचन आयोग में। तो ये एक तरीके से जो निकाय, यानी कि निकाय मतलब बॉडी, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये हम लोग जैसे संगठन टाइप से एक होता है ना, उसी तरीके से है। निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये एक आयोग है जो कि जिसका पूरा चुनाव कराने का पूरा जिम्मेदारी होता है। तो ये क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है, ये आपको ध्यान में रखना है।
देखिए, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो होगा वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। जो प्रदेशों में जो भी आयुक्त होते हैं उनका जो नियुक्ति होगा वो कैसे नियुक्त होगा? राष्ट्रपति जो निर्वाचन करेंगे, लेकिन किसके आधार पे? निर्वाचन आयुक्त के आधार पे, यानी कि उनके सलाह पे। देखिए, भारत के ये सुप्रीम कोर्ट के समान इनका वेतन भत्ता ये सारी चीजें होता है। और एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे थोड़ा विवाद भी चल रहा था, कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे ही महाभियोग है, ठीक है ना। और कई चीजें इसमें संविधान में तो जरूर ये संवैधानिक बॉडी है, उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको संविधान में अभी तक लिखा नहीं गया है, जिनको मैं अलग से अभी बताऊंगा। जैसे कि देखिए, इनका जो योग्यता क्या होना चाहिए, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, अन्य जो आयुक्त हैं, इनका नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, इनका आयु सीमा क्या होना चाहिए, ठीक है, इनका जो एक तरीके से कार्यकाल होता है ये सब क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। तो संविधान में ये वर्णित नहीं है। कई बार इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर जो निर्वाचन आयुक्त है उसका जो अ, थोड़ा सा ना सुप्रीम कोर्ट से मिलता जुलता है, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे देश के लिए। उसी तरीके से चुनाव आयोग भी है। अगर सही तरीके से चुनाव अगर नहीं होता है, चुनाव आयोग यदि स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, तो चुनाव अच्छे से नहीं होगा। और चुनाव अच्छे से नहीं होगा तो अच्छे लोग चुनाव में चुन करके नहीं आएंगे, देश क्या है सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो एक तरीके से जो चुनाव आयोग जो होता है उसका भी बहुत मुख्य भूमिका होता है हमारे देश के लिए। तो उसको स्वतंत्रता देना जरूरी है, वो किसी दबाव में आकर के काम ना करे, ठीक है, किसी भी सरकार के दबाव में आकर के काम ना करे। उसके लिए उसको सारी सुरक्षाएं दी गई हैं। देखिए, महाभियोग लगाना इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के समान, ये इन सब के समान तरीके से इसको भी एक तरीके से, है ना, शक्ति दिया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है कि आराम से आदमी क्या है, क्योंकि महाभियोग इतना आसानी से किसी के ऊपर लगाया नहीं जा सकता है। तो क्या होगा, किसी को भी ये डर नहीं रहेगा कि मुझे अपने पद से हटा दिया जाएगा, इस तरीके से कोई डर नहीं रहेगा। तो क्या है, व्यक्ति उसको स्वतंत्र रूप से खुल करके काम कर सकता है, निर्वाचन अच्छे तरीके से चुनाव को करा सकता है, ठीक है। तो जो ये वेतन सेवा शर्तें सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी, लेकिन ये किसके समान रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के समान रहेगा, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया। देखिए, इसी में क्या होगा कि ये जो तीनों लोग जो होंगे ना, ये चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, दो लोग जो हैं, सभी की शक्तियां इसमें समान रहती हैं। वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के समान होते हैं, ये मैं आपको बता दिया हूँ। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर ही केवल महाभियोग लगता है। जो अन्य दो लोग जो बचते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई भी महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये भी एक तरीके से अपवाद है, एक तरीके से विवाद का ये समस्या है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो लोग भी दबाव में आते हैं। और क्या है कि इनका जो भी विवाद होता है ना, वो बहुमत के आधार पे होता है। देखिए, बहुमत के आधार पे अगर होता है, दो लोगों के ऊपर क्या है, महाभियोग वैसा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है यदि दो लोगों के ऊपर दबाव पड़ता हो, तो क्या है, अगर दो लोग बहुमत से ज़्यादा अगर फैसला क्या करते हैं, दो लोग अगर पक्ष में पड़ते हैं, तो क्या है, जो भी फैसला वो सही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या है, दबाव बनता है। तो इसलिए इस पे भी विवाद चल रहा था कि जो अन्य मुख्य आयुक्त हैं, इनको भी जब समान है, इनकी शक्तियाँ समान है, तो इनको समान तरीके से स्वतंत्रता भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, कई बार अगर क्वेश्चन में ये आता है कि अ, जो दो अन्य मुख्य आयुक्त हैं उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं, तो याद रखेंगे कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महाभियोग उसके ऊपर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ना। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष का रहेगा, और 65 वर्ष की आयु या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है।
देखिए इनका कार्य की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 324। कार्य की स्वतंत्रता अलग से ऐसा क्यों दिया गया है? मैं आपको बताया कि ये जो चुनाव आयोग है, ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है। चुनाव आयोग जो कि जिससे सरकार बनेगी, ठीक है, चुनाव आयोग यदि सही तरीके से चुनाव कराएगा तभी बेहतर सरकार बनेगी। तो इसलिए चुनाव आयोग का भी बहुत ही मुख्य भूमिका होता है। तो उसको स्वतंत्रता देने के लिए भी संविधान में कुछ कुछ उपाय किया गया है, देखते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्त का जो निर्धारित पदावधि है उसको कम करने की सुरक्षा है। यानी कि जब एक बार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका जो भी पदावधि, यानी कि जो जो उसका टाइमिंग है, यहाँ इसने इतना से इतना टाइमिंग तक उसको अपने काम को करना है, तो उसमें फिर उसको किसी भी तरीके से कमी नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह है कि वो महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता। जिससे क्या होगा कि चुनाव आयोग पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये पहला सुरक्षा मिलता है। ये हम लोग जान गए हैं, महाभियोग जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के समान होगा महाभियोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे। कई बार इस तरीके से प्रश्न भी पूछता है, ठीक है, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वही महाभियोग लगाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इस तरीके से जो प्रश्न आएगा उस पर भी आप ध्यान में रखेंगे तो ये आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, महाभियोग का जो मुख्य आधार रहेगा वो रहेगा दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि इनका देखिए ये महाभियोग के आधार पर इनको हटाया जाता है, ना कि प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं। तो इनको राष्ट्रपति को भी हटाने का अधिकार नहीं है जब तक कि महाभियोग की प्रक्रिया ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या है, एक तरीके से जो चुनाव आयुक्त हैं ये लोग क्या है, स्वतंत्रता फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, और अपने हिसाब से खुल करके काम करने का भी इनको करने की भी इनको सुरक्षा मिलती है। ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इनको जो भी लाभ मिल रहा है उसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं किया जा सकता है। क्या है कि अब इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि अब जैसे कि इनको किसी भी प्रकार से दबाव मिल रहा है कि आपका जो भी लाभ मिल रहा है, जो भी आपको वेतन भत्ते सारी चीज़ें मिल रहा है, इनका हम लोग कटौती कर देंगे यदि हमारे अनुसार काम नहीं करते हैं तो। इस तरीके से कोई भी यदि दबाव मिलता है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तो चुनाव आयोग पे दबाव पड़ेगा, जिससे निर्वाचन करने में इनको परेशानी जाएगी। तो इससे क्या है कि ये संविधान में इसलिए भी इस चीज़ का जिक्र है कि किसी भी तरीके से अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि एक बार जो इनको जो लाभ दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त या फिर प्रादेशिक आयुक्त को जो है, इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तभी जाकर के वो लोग भी खुल करके काम कर पाएंगे ना। जब राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है ना, यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे तभी उनको हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द याद रखेंगे, जैसे कि इनका जो सदस्य है चुनाव आयोग का, उनका जो है अर्हता यानी कि योग्यता वगैरह संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। प्रश्न यहीं पे फंसता है कि चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता निर्धारित है या नहीं है, संविधान में वर्णित है इस तरीके से, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, इस तरीके से जब प्रश्न बनता है तो इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो ये चुनाव आयोग का जो सदस्य है इनकी योग्यता संविधान में वर्णित नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान में सदस्यों की पदावधि भी निर्धारित नहीं है, उनका जो कितने जो इनका जो काम करने का जो अवधि है, जो समय है, वो भी निर्धारित नहीं है कि कब तक कितने समय तक ये काम कर सकते हैं। ये सब जो मैं बताया आपको 6 वर्ष या 65, ये जो है ये नॉर्मली क्या है, अब एक तरीके से कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ सरकार के द्वारा की गई हैं, लेकिन संविधान में ऐसा वर्णित नहीं है। संविधान में देखिए सेवानिवृत्ति के बाद किसी पद धारण पर रोक नहीं है।
देखिए इसमें क्या लॉजिक है कि एक तरीके से ना जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने में रोकती है। ये एक तरीके से विवाद भी चल रहा था करंट में। क्योंकि देखिए अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी है ये कि जो सेवानिवृत्ति के बाद से क्या उन पर कार्य पर रोक लगना चाहिए, लगता है, ठीक है, ये लगाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जैसे क्या है कि जो चुनाव आयोग के जो मुख्य है, निर्वाचन आयुक्त है या फिर आयुक्त है, जो भी है चुनाव आयोग के लोग, वो जिस काम को कर रहे हैं, अभी चुनाव करा रहे हैं, उनके ऊपर ये दबाव पड़ सकता है कि आगे चल करके आपको क्या है कि ये पोस्ट दे दिया जाएगा जब भी आप सेवानिवृत्ति रहेंगे तब। अभी हमारा बात मानो, यानी कि कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से इस पर एक तरीके से क्या है कि दबाव पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को या फिर चुनाव आयोग के संदर्भ में ही हम लोग देखते हैं, तो चुनाव आयोग को यदि ये माइंडसेट है कि हाँ मुझे चुनाव आयोग, अगर मैं चुनाव आयोग में काम कर लिया हूँ, चुनाव आयुक्त हूँ, चुनाव का आयुक्त बन गया हूँ, अब मुझे ये काम करना है, इसके बाद से मुझे कोई और काम करने का योग्यता ही नहीं रहेगा। तो उसके अंदर ये सब ख्याल ही नहीं आएगा, ना ही कोई इसको कोई इस तरीके से बात कर पाएगा कि हम कोई दूसरा काम दे देंगे, दूसरा पद देंगे जब सेवानिवृत्त हो जाओगे, जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो अभी आप हमारी बात मानो। तो इस तरीके से क्या होगा, दबाव का सवाल ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से सुरक्षा देता है, लेकिन संविधान में ये वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि चुनाव आयोग के लिए जो सेवानिवृत्ति यानी कि क्या होता है, सेवानिवृत्ति होता है यानी कि जब पद समाप्त हो जाता है उनका, तो वो किसी भी अलग पद धारण के लिए रोक नहीं लगाया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का ये उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अंतिम फैसला जो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा ये विवाद का विषय है। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग जो है वो पूरा नेशनल लेवल पे हर चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, हर चीज़ चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके पास उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति होना चाहिए वही नहीं है, ठीक है ना। चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है, उसके बाद भी इसके पास ये शक्ति नहीं है कि राजनीतिक दल, अगर मान के चलो राजनीतिक दल किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि चुनाव आयोग की नज़र में गलत है, चुनाव आयोग को ये लगता है कि हाँ इनका जो पंजीकरण है, यानी कि जो चुनाव में भाग लेने का जो पंजीकरण करते हैं, उसमें इनको भाग लेने से रोकना चाहिए, चुनाव आयोग को ये महसूस होता है। तो उसके बाद भी चुनाव आयोग के पास ये शक्ति नहीं है कि इस राजनीतिक दल को मैं हटा सकूं, पंजीकरण इसका रद्द कर सकूं। ये अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये जो होता है अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती है चुनाव आयोग। अब हम लोग देखते हैं चुनाव आयोग की कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इनको प्रशासनिक शक्ति भी है, इनके पास सलाहकारी भी है और अर्ध न्यायिक भी है। थोड़ा बहुत न्याय का मामला भी कर सकते हैं। न्याय का मामला का मतलब है चुनाव से रिलेटेड चीजें, ठीक है। देखिए इनके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करती है ये निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये जो है ये कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नामावली तैयार करना भी चुनाव चुनाव आयोग का काम है। और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। कई बार प्रश्न में आता है कि चुनाव आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य नहीं है। तो ये जो कार्य हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। देखिए जो निर्वाचन का तिथि होता है, नामांकन पत्रों का परीक्षण होता है, ये सारी चीज़ें भी चुनाव आयोग करती है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, इनको चुनाव चिन्ह देखे होंगे आप सभी का, एक एक अपना अपना चुनाव चिन्ह जो होता है, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग ही करती है। उससे संबंधित विवाद का निपटारा भी करती है, ठीक है। उसके बाद से निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की
जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार है चुनाव आयोग को। आचार संहिता निर्मित करने का भी अधिकार है और राजनीतिक दलों की नीतियों के लिए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम में जो भी इनका जो कार्यक्रम के लिए सूची निर्मित करने का भी कार्य करती है चुनाव आयोग। संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देती है, तो ये यहाँ पे सलाहकार अधिकार भी हो गया इसका। मतदाता केंद्र पर लूट हिंसा ये सब मामलों पर क्या होता है कि निर्वाचन रद्द करने का भी शक्ति है निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। देखिए ये भी शक्ति है राष्ट्रीय और राज्य दल का जो दर्जा देना होता है कि कौन सा जो दल है ना, कौन सा दल है जो राष्ट्रीय दल के काबिल है या फिर राज्य दल है, तो इसका जो निर्धारण है वो भी चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोग पहला देख लिए निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग अगला अ, आयोग देखेंगे, अगला संवैधानिक निकाय देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो संवैधानिक बॉडीज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लगातार बने रहिए, अभी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।